हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजय फ्रॉम केपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में कि सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है। प्लस आज का जो क्लास है बेसिकली वो साइंस डोमेन के लिए है। जिन बच्चों के पास फिजिक्स है तो फिजिक्स में हमारा सिलेबस क्या रहेगा, और लास्ट में एक छोटा सा हम क्लास लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम केपी क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे और हमें यहाँ पे गाइडेंस कैसी मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न देखो क्या है कि सीयूईटी में हमें जो पेपर देने उसमें ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा। मतलब कुछ एग्जाम्स आगे यहाँ पे आपके ऑफलाइन भी होंगे और कुछ ऑनलाइन भी होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन होंगे, 1A 1B सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ए और बी में क्या होगा, 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको ईच। 50 में से 50 दिए जाएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 में भी 50 दिए जाएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 3 में आपको यहाँ पे 60 दिए जाएंगे, 50 अटेम्प्ट करना है। नाउ 800 मार्क्स यहाँ जो मैंने लिखा है बच्चे, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम है कि हमें इतने मार्क्स का ही क्या करना है, कंसीडर करना है। तो डीयू ने क्या करा है कि 800 मार्क्स का पेपर कंसीडर करेंगे जिसमें वो सेक्शन 2 और सेक्शन 1 में ही उनका सब कवर हो जाएगा। 800 मार्क्स का यहीं पे आपको देना है डीयू के लिए, फॉर डीयू। नाउ मार्किंग स्कीम क्या बच्चे, 5 मार्क्स मिलेंगे कब, जब आप एक क्वेश्चन सही करोगे, और -1 कब मिलेगा, जब आप एक आंसर गलत करोगे। तो ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव है तो हम सब तुक्का नहीं मार सकते, हमारा अप्रोच अच्छा होना चाहिए। ठीक है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज 13 लैंग्वेज है बच्चे, आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो जो भी आपका लैंग्वेज है। ओके, और यहां पे ध्यान से देखो कि अब चलो कम टू द पॉइंट कि आज का फिजिक्स का सिलेबस क्या है सर, क्या डिफरेंस क्या है। तो फिजिक्स का सिलेबस में प्रॉब्लम कहां आता है, फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 12 में, क्योंकि जो सीयूईटी का जो पेपर होता है बच्चे, टोटली ये 12th के ही अंदर का होता है। मतलब 12th से आगे भी नहीं जाना है और 12th से पहले के भी नहीं पढ़ना है। मतलब 11th इज द फंडामेंटल, इज द बेसिक, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सारा का सारा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टोटली 12th के ऊपर बेस्ड होता है। ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करता है और जेई मेंस भी एनटीए कंडक्ट करता है। तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा तो पैटर्न ठीक होगा, मतलब अच्छा होगा, लेवल वाला होगा। तो एनटीए का क्या है कि ये पूरा जेई मेंस भी नहीं बनाते, मतलब उतना हाई लेवल का पेपर नहीं होता इनका, थोड़ा छोटा लेवल का होता है। पर इसमें इतने सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे डोमेन्स हैं कि हम किसी में भी जा सकते हैं। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सीयूईटी। अगर हम जेई मेंस में नहीं जाना चाहते, बीटेक हम सीयूईटी से भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से जो आप निकाल सकते हो। फिजिक्स का क्या सिलेबस है बच्चे, देखो इसमें क्या है कि 12th तो पूरा है ही, 12th तो पूरा पढ़ना है, प्लस जो आपको स्कूल्स में या कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया गया है रिड्यूस सिलेबस, वो भी सीयूईटी में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा जो लूप होल है वो यही है कि हमें देखना है कि जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है वो हमारा कवर हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि सीबीएसई प्लस सीयूईटी दोनों साथ में पढ़ाया जाता है। मतलब सीबीएसई पैटर्न भी फॉलो होगा, सीयूईटी के लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर भी कमांड होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या है पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पहला यूनिट आपको पता ही है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ऊपर वाला तो सीबीएसई में भी है और सीयूटी में भी है। नीचे जाते जाते क्या है कि सीबीएसई में से रिड्यूस करा गया है, और वो क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पे पोलराइजेशन यहाँ पे नहीं है बच्चे, लेकिन सीयूटी में लिया गया है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो आपको सब कुछ ऊपर मिलेगा। लास्ट में जाते जाते बच्चे इन्होंने पोटेंशियोमीटर सीबीएसई से हटा दिया है, पर यहां पे पोटेंशियोमीटर लिया गया, मतलब पोटेंशियोमीटर से सवाल आएंगे तो इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टफ बनते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत यहाँ पे यूज है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ है इसमें सीबीएसई में भी सब कुछ था, गैल्वेनोमीटर सीबीएसई में भी था, सीयूईटी में भी है, कन्वर्जन भी है, एम मीटर टू वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू द वोल्ट मीटर, हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपके यहाँ पे पैरामैग्नेट, फेरामैग्नेट, डायोमैग्नेट सब इसमें कंसिडर करा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास सब कुछ उसमें सेम है जो सीबीएसई का सिलेबस है। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि जो डिलीटेड है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीटेड था, इसमें आएगा। ठीक है, तो मैं डिलीटेड पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपका जैसे कि बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रिज्म भी आया था। ठीक है, हाइजन प्रिंसिपल भी था, यंग डबल स्लिट भी था। यहाँ पे ब्रेविस्टर लॉ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आएगा। पोलराइजेशन नहीं था सीबीएसई में, सीयूईटी में पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज इट इज सेम है, जो उसमें था सीबीएसई में वो सीयूईटी में भी है। तो सिलेबस इज द सेम, ज्यादा फर्क नहीं है। सारे डायोड है इसमें, आपके और गेट है, सारे गेट्स हैं, और है, नॉट है, नैंड है, नॉर है, तो सारे गेट भी आपको स्टडी करने हैं। और ये तो था नहीं, लेकिन हमारे सीबीएसई में कम्युनिकेशन सिस्टम भी है और वो भी हमें पूरा पढ़ना है। ज्यादा टफ नहीं है, ईजी है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अब छोटा सा एक लेक्चर देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? बेसिकली बच्चे बात क्या है कि हमारा जो फिजिक्स है उसमें जो फर्स्ट बुक्स है वो पूरा फर्स्ट बुक है वो पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है। ठीक है, मैकेनिक्स भी ऐसा मैकेनिक्स जो हम 11th में पढ़ते थे वो मैकेनिक्स हम देख सकते थे, जैसे कि साइकिल का चलना हम देख सकते हैं, ग्रेविटी हम देख सकते हैं। ठीक है, कि हाँ कोई चीज गिर रहा है हम गिरते हुए देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, हम कोई भी ऐसा मैकेनिज्म देख ले जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं तो वो मैकेनिक्स हमने 11th में पढ़ा था। 12th में क्या है कि हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो हमें दिखेगा नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपस में फोर्स लगाते, एक्सर्ट करते एक दूसरे के ऊपर और उनसे चिपकते हैं या उनसे दूर भागते हैं। तो ये सब चीजें हम देख नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि हमारा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एज वेल एज हमारे अप्रोचेस अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी मैकेनिक्स और फंडामेंटल वीक है जो हम अप्रोच ही गलत लगा पा रहे सवालों में। तो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट अप्रोच एंड इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम बेसिक समझ लेते हैं, दैट्स अ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, सो मतलब सर आपने चार्ज यूज कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चे। चार्ज होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के तो सब बोलते हैं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। सर चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज? ठीक है, चार्ज अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आ जाए, किसी भी बॉडी के ऊपर आ जाए, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कोई एक मेटल हो, चाहे वो कोई एक एटम हो, किसी के ऊपर भी बच्चे चार्ज आ जाए। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ जाए, ऐसा समझते हैं, या एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाए पॉजिटिव का, इसका अर्थ क्या है? सर इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब चार्ज क्या है? अब इसने इस बॉडी को एक करेक्टरिस्टिक्स दे दिया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक दे दिया कि सर अगर मैं इस बॉडी को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं, किसमें डालूं? इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो इस पे क्या होगा? इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। अच्छा सर, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी बना देता है मैटर की, किसकी? मैटर की, किसी भी बॉडी की। अगर इस मैटर के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको, उस बॉडी को या उस मैटर को जब भी मैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो क्या फील करेगा? इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स। ये फोर्स, दैट फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ओके, तो ये बात क्या है इस चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज के बारे में बात हुई है, तो चार्ज ये होता है। ठीक है, अब क्या है कि इस चार्ज के कुछ अपने कैरेक्टर पढ़ लेते हैं कि सर इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या चार्ज मूवेबल होता है? बिल्कुल होता है सर, चार्ज मूव कर सकता है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये जा सकता है। ठीक है, अगर ये जा सकता है तो अगर ऐसा समझो दो चार्ज ऐसे प्लेस कर दिया आपस में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों सेम चार्ज है, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ये भी दोनों सेम चार्ज है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है, मानो Q1 है, Q2 है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये केस है जब आगे वेक्टर लॉ, वेक्टर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उसमें मैं समझाऊंगा। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2। ओके, तो सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। इट शुड बी, इट वुड बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। बच्चे रिपल्सिव कब होगा? जब सेम सेम होगा, तो ये बच्चे ये आर की तरफ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगा? जब ये ऑपोजिट होएगा, तब ये अट्रैक्टिव की तरफ जाएगा। तो ये बात तो सर क्लियर होगी। ठीक है, अब चार्ज का मोशन भी होता है, चार्ज का मोशन भी होता है। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी कि सर सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, एंड अट्रैक्ट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ना अब बात करते हैं कि सर क्या मोशन है?
मानो इसको सर अभी वेलोसिटी दी मैंने, अभी तक क्या था, ये रेस्ट पे था, किस पे था, रेस्ट पे था। तो जब तक आप इसको रेस्ट में पढ़ोगे तब तक आप ये यूनिट पढ़ोगे, ठीक है। जब आपने इसको मोशन दे दिया, वेलोसिटी दे दी यूनिफॉर्म, ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहा, डायनामिक्स हो गया। अब स्टैटिक कहां रहा, अभी रुका हुआ कहां है, अब ये डायनामिक है। डायनामिक है तो मतलब क्या है सर, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, या तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ऐसा समझो। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, चेंज है। अब चेंज है तो मतलब डेल्टा वी है। अब डेल्टा वी है तो इट्स मींस यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो डायनामिक्स में चार्ज या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्सेलरेट होगा। अगर मोशन उसका कांस्टेंट है तो आप करंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चे, करंट के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट है, तो हम वहां पे पढ़ेंगे ईएम वेव्स। एक वेव भी निकलेगा बच्चे, ठीक है। और जो वेव होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, ईएम वेव्स। तो ये चैप्टर तब आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चार्ज के ये भी एक प्रॉपर्टीज है बच्चे जो आपको पढ़ना है, ठीक है। चार्ज वेलोसिटी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। अगर वो मोशन में है तो आपके यहाँ पे दो क्वांटिटी आ जाएगा, या तो मोशन कांस्टेंट हो सकता है या तो मोशन क्या होता है, वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल होगा तो चार्ज अपने साथ साथ मोशन करते हुए एक और फिजिकल प्रॉपर्टी दे देगा, दैट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर वो यूनिफॉर्म है तो उसका एक और प्रॉपर्टी कौन सा आएगा, करंट। वो क्या करेगा, करंट इंट्रोड्यूस कर देगा। गॉट इट। नाउ अब हम बात करने वाले यहाँ पे कि चार्ज के सर और भी प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल होती है। मानो कोई चार्ज बॉडी है और कोई अनचार्ज बॉडी के पास चला जाएगा तो क्या वो सर उसे भी चार्ज कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ठीक है। मानो सर ये एक एटम है या एक कंडक्टर है, ऐसे ही है, यहाँ पे सेटल है, अभी एक है, इसको छेड़ नहीं रहे हम। यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी आ गया, ठीक है, इस नाम में चार्ज है बच्चे। अगर हम सर चार्ज इसके पास, चार्ज बॉडी इसके पास लेके जाएंगे तो करेगा क्या, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे, इसके अंदर सब कुछ है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इन सब मॉडल के कारण यहाँ पे आपके पास सब कुछ है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव कहेगा भाई नेगेटिव मेरे पास आ जाओ, तो नेगेटिव इसके पास आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव कहां चला जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। तो अब इसने क्या किया, इसके अलग अलग कर दिया। अब इसके साथ हम भी थोड़ा छेड़खानी कर सकते हैं। हमने एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी, दूसरे अनचार्ज बॉडी को हमने थोड़ा सा चार्ज अप कर दिया, अभी भी प्रॉपर चार्ज अप नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग करवा देंगे, मतलब यहाँ का जो पूरा चार्ज है बच्चे, यहाँ का पूरा चार्ज गायब कर देंगे, मतलब यूज कर लेंगे हम। यूज करने का मतलब क्या होगा, अर्थिंग करा देना, कुछ भी यूज करके खत्म कर दो। अब इस पूरे बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सी बॉडी बन गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा प्रक्रिया है कि जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज बॉडी से मैंने चार्ज बॉडी बना दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया अब ये। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी को, तो इस प्रोसेस का नाम क्या था बच्चे, इंडक्शन। क्या था, इंडक्शन, मतलब इंड्यूस करा देना, ठीक है, मतलब चार्ज को इंड्यूस करा देना। नाउ चार्ज की कोई और भी प्रॉपर्टी सर, बिल्कुल है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या कहता है, देखो बच्चे, मैं कह रहा हूं कि इसके पास 100 कूलम आ गया, ठीक है, 100 कूलम आ गया। 100 कूलम तो तब आया होगा ना, 100 कूलम पॉजिटिव का तब आता है जब हम चार्ज को रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं चार्ज को गेन कर लूं तो मेरे पास नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, इज दैट क्लियर। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा। मानो इसने 100 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा बच्चे, तब इसमें, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तब इसमें माइनस का प्लस का 100 आया होगा, इधर क्लियर, ऐसा समझो। तो इसने 100 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा। अब एक बात समझो, अभी तक हमने पढ़ा था चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, ई, मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। देखो बच्चे, सिलेबस में ना अभी तक तो इसी को माना गया स्मॉलेस्ट चार्ज, बट लॉजिकली E/3 इंट्रोड्यूस हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी 1/3 अवेलेबल है हमारे पास,
मतलब इससे भी छोटा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अभी तक फिलहाल 12th सिलेबस में हमें सबसे छोटा जो चार्ज माना गया दैट्स इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्यों सबसे छोटा माना गया बच्चे? इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, हल्का होता है, ठीक है। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने थोड़ा सा फोकस किया, अप्रोच रखते हुए हमने क्या बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और स्मॉलेस्ट छोटा छोटा चार्ज होता है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे? सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे कुछ होता ही नहीं कम। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपके दुकान में 50 पैसे है ही नहीं, अब मैं आपसे 1.5 रुपए मांग लूं, तो आप दे ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। 1.5 रुपए देना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई 50 पैसे का तो सिक्का है ही नहीं, या तो 1 रुपए लो या तो 2 रुपए लो, ठीक है। तो सिमिलरली जब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन का इससे छोटा कंसीडर करा ही नहीं गया है, तो मैं तो या तो 100 इलेक्ट्रॉन लूंगा या 200 इलेक्ट्रॉन लूंगा या 1000 इलेक्ट्रॉन लूंगा। अगर कोई बोल रहा है कि बच्चे मैं हाफ इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो पॉसिबल ही कैसे है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम उसमें बोलते हैं क्यू जो होता है बच्चे चार्ज ट्रांसफर, वो प्लस माइनस एन ही होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे उतना ज्यादा चार्ज इसके अंदर आएगा, लेकिन उतना नंबर नहीं आएगा। मानो आपने 100 इलेक्ट्रॉन दिया तो 100 चार्ज थोड़ा आ जाएगा। अगर आपने 100 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो आपने अपने 100 चार्ज ले लिया, नहीं। अगर मानो आप बिजली, जब 1 यूनिट बिजली कब होता है? जब कई सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर जाते हैं, तब 1 यूनिट बिजली निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तब 1 कूलम चार्ज निकल के आएगा। तो देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे 1 कूलम चार्ज निकल के आता है। तो मानो कूलम Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ओके। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? Ne इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम। तो यहां से n ऐसे छोड़ दो बच्चे, 1 अपॉन E, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे बच्चे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट ऊपर लग के 20 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 16 इंटू 10⁻20। 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे 0, देन 0 लगा दोगे तो देन अगेन 0, और इसको जब डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, देन 0 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 6 3 8 समथिंग कुछ इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करोगे ना बच्चे n, तब जाके आपके ऊपर कितना कूलम चार्ज निकल के आएगा? 1 कूलम चार्ज निकल के आएगा, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे इतना चार्ज 1 कूलम निकल के आता है। तो अगर मुझे 5 कूलम चाहिए होगा तो मैं इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 20 कूलम चाहिए होगा तो मैं इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे? 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 कूलम कितना चार्ज रखता है देना। अगर मुझे 1 कूलम चाहिए तो मैं इतना चार्ज दूंगा, और मुझे 10 कूलम चाहिए तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स सो इजी, इज दैट क्लियर? तो ये फंडामेंटल समझने की बात है कि सर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उतने चार्जेस नहीं आते हमारे ऊपर, चार्जेस बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद आते हैं। गॉट इट? तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज प्लस इसका एक नाम देकर मैं दे देता हूं आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो अभी जो हमने बात करा है वो बात कर रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अभी भी हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट्स एडिटिव नेचर एंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि सर अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम? कि भाई कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, दैट्स द सिस्टम आइसोलेटेड। कि भाई मेरे पास जितना है उतना ही रहेगा टिल द एंड, इज दैट क्लियर? मानो मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम में 100 कूलम चार्ज छोड़ दिए, कितने छोड़ दिए? 100 कूलम चार्ज मैंने इस सिस्टम में डाल दिया। अब इस सिस्टम में 3 बॉडी है, 1 2 3। एक कह रहा अच्छा सर 80 चार्ज, 80 कूलम मैं लूंगा, ये बात होगी, 20 कूलम मैं लूंगा। मानो चलो इन्होंने ले लिया 80 कूलम, इसने भी ले लिए, तो यहां तो 160 कूलम हो गया। लेकिन हमारे पास कूलम थे कितने? 100 कूलम। हमें 100 बनाने के लिए कितने हटाने पड़ेंगे? -60। तो थर्ड बॉडी कितना लेगा ऑटोमेटिकली? -60 कूलम। तो ओवरऑल कितना हुआ बच्चे आपके पास? 100 कूलम। इट्स मीन दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि सर जितना मर्जी कर लो ट्रांसफर ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जो ओवरऑल जो चार्ज होगा दैट्स द ओनली 100 कूलम ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, law of conservation of charge. And the last property is what? Additive
मीन्स कि सर 5 कूलम चार्ज और 5 कूलम चार्ज कितने होते हैं, 10 कूलम चार्ज। दैट्स द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स द वेरी इजी प्रॉपर्टी। तो आज का लेक्चर जो मैंने आपको छोटा सा डेमो दिया है बच्चे, दैट्स द ओनली बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। बट क्या है कि फिजिक्स बहुत वास्ट है, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलेगा, 11th में वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट किसी बच्चे का वीक होगा वो मैं यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा विथ लेमिस थ्योरम प्लस साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला सिखाते हुए, जिससे उसकी पहली बुक में जितने भी मैकेनिक्स में फॉर्मूले यूज होंगे वो आसानी से सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ पे, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको यहाँ पे डिलीवर करा जाएगा। इधर क्लियर? ओके।